हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक एक्यू की इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी मूल विधि एवं संविधान पार्ट 3। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र के जितने भी एमसीक्यू है उनको कवर कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धारा 120 का, ऑप्शन बी धारा 121, ऑप्शन सी धारा 154, ऑप्शन डी क्या है धारा 159। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 120 का। धारा 120 का में क्या है? आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। यूपीएससी 20 जुलाई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी धारा 160, ऑप्शन सी धारा 161, ऑप्शन डी धारा 148। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। दंगा को क्या बोलते हैं? एफरे। और धारा 160 में क्या है? तो धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए, धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धारा 301, ऑप्शन बी धारा 303, ऑप्शन सी धारा 306 और ऑप्शन डी धारा 314। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 धारा 303 को, आईपीसी की धारा 303 को भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एक कौन से केस में ऐसा हुआ था कि धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया गया था? तो केस कौन सा था? मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? धारा 415, धारा 417, धारा 416 और ऑप्शन डी क्या है? उक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? धारा 417। धारा 417 में, आईपीसी की धारा 417 में छल की सजा का प्रावधान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? ऑप्शन ए है हत्या, ऑप्शन बी दहेज हत्या, ऑप्शन सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ऑप्शन डी चोरी। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना आईपीसी इंडियन पिनल कोड में दंडनीय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। और एक कौन सी धारा में आता है? आईपीसी की किस धारा में आता है? तो आईपीसी की धारा 122 में आता है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ये जो सज़ा मिलती है वो आईपीसी की कौन सी धारा में है? तो आईपीसी की धारा 122 में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 306, ऑप्शन बी धारा 307, ऑप्शन सी धारा 308, ऑप्शन डी धारा 309। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 306 में। धारा 306 में क्या है? आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान है। किस में है? धारा 306 में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है?
ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। 8 प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है। कौन सी आईपीसी की धारा है? आईपीसी की धारा 320 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 क्या बोल रहा है? आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? ये विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है? गैर कानूनी सभा। मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में समझाया हुआ है अच्छे से। तो आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 141, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 146, ऑप्शन डी 149। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 141। आईपीसी की धारा 141 में गैर कानूनी सभा को परिभाषित किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्या बोल रहा है? एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए धारा 366 ए आईपीसी, धारा 364 ए आईपीसी, ऑप्शन सी है धारा 363 आईपीसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, धारा 363 आईपीसी में एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 363 आईपीसी में एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन ए क्या है? अतिचार, ऑप्शन बी गृह अतिचार, ऑप्शन सी सेंधमारी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग, घर तोड़ के गया है तो क्या बोले इसे? सेंधमारी बोलते हैं, हाउस ब्रेकिंग। और ये कौन सी धारा में है? आईपीसी की धारा 445 में है। इसको भी आपको याद करना होगा। आईपीसी की किस धारा में है? तो आईपीसी की कौन सी धारा है? धारा 445। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? मतलब वो कौन से अपराधी होते हैं जिन्हें पुलिस उनको मार भी सकती है, उनको अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, ऑप्शन सी उक्त दोनों, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज, ए एंड बी। ए भी सही है, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में। ऑप्शन बी भी सही है, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन सी। और ये आईपीसी की कौन सी धारा में आता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 में मेंशन है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए है मैकनॉटन केस, ऑप्शन बी है आरवी प्रिंस केस, ऑप्शन सी है आरवी डटले और स्टीफन केस, और ऑप्शन डी है बी गोविंदा केस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मैकनॉटन केस। इस केस के बारे में मैंने पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैकनॉटन केस क्या था। अब आते क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? ऑप्शन ए है जयदेव बनाम स्टेट, ऑप्शन बी है महबूब शाह बनाम एम्परर, ऑप्शन सी है आर बनाम प्रिंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदेव बनाम स्टेट में जयदेव बनाम स्टेट का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जनवरी 1973, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1973, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1974, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1974। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1974। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुई, मतलब लागू हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? जमानतीय अपराध कौन से हैं?
कौन सा अपराध है जिसमें जमानत मिल सकता है? ऑप्शन ए है दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी है सभी समन्स विचारण के प्रकरण। ऑप्शन सी है सभी असंज्ञेय अपराध के प्रकरण। ऑप्शन डी क्या है? सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है। ऑप्शन ए जमानतीय अपराध, ऑप्शन बी गैर जमानतीय अपराध, ऑप्शन सी संज्ञेय अपराध और ऑप्शन डी असंज्ञेय अपराध। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, संज्ञेय अपराध में कहाँ परिभाषित है? आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में परिभाषित है। क्या परिभाषित है? संज्ञेय अपराध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, केवल पुलिस अधिकारी द्वारा। ऑप्शन सी क्या है? सत्र न्यायालय द्वारा। ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें, ऑप्शन ए क्या है? एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है। ऑप्शन डी क्या है? परिवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में 2 असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से अभिप्रेत है ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। ऑप्शन ए क्या है? 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का। ऑप्शन बी क्या है? 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का। ऑप्शन सी क्या है? 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का। ऑप्शन डी क्या है? 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 1 लाख रुपए के अनधिक जुर्माने का या दोनों का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 7। जो एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है वो 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सज़ा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सज़ा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? ऑप्शन ए मृत्युदंड, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी किसी भी अवधि के लिए कारावास। ऑप्शन सी ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अनधिक हो। ऑप्शन डी ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्षों से अनधिक हो। तो हम लोग जानते हैं ना न्यायिक मजिस्ट्रेट जो क्या होता है 3 साल के लिए सज़ा दे सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अनधिक हो। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 की उपधारा 2 के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों दे सकता है। तो मैक्सिमम कितना दे सकता है? 3 साल तक।
तो ये था हमारा यूपीएससी मूल विधि एवं संविधान पार्ट 3। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।